अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तैयबा रफीक पीजीएमई ट्रेनी एट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल आप सभी लोगों को खुश आमदीद करती हूँ डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यूनिट की तरफ से। हर साल 14 नवंबर को डायबिटीज का दिन मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद हमारा ये होता है कि लोगों के अंदर आगाही फराहम की जाए कि डायबिटीज बेसिकली है क्या। तो आज भी हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि इस प्रोग्राम के इख्तिताम तक आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन फराहम की जाए कि डायबिटीज क्या है और हम इस बीमारी को किस तरीके से हरा सकते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर आकिबा सरफराज, एचओडी डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यूनिट एट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, डॉक्टर अली असगर, डॉक्टर ओवैस राशिद एंड चीफ डाइटिशियन मिस मुनस्सा। तो सबसे पहला मेरा सवाल है डॉक्टर अली असगर से, क्या सर आप हमें बताएंगे ज़ियाबतीस क्या है और इसकी कौन सी इकसाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयबा और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल को एक बार और खराज तहसीन इस प्रोग्राम के लिए, ताकि लोगों में इस आगाही को बढ़ाया जाए। देखिए, डायबिटीज एक मेटाबॉलिक इलनेस है। ये लाइफस्टाइल की एक बीमारी है जिसमें खून के अंदर शुगर या शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है। दर हकीकत डॉक्टर तैयबा, जो भी हम खाते हैं वो हमारे मैदे में जाता है, वहां से जज्ब होके वो खून में शुगर या शक्कर की फॉर्म में आ जाता है, और ये शुगर या शक्कर फिर खून के शरियानों में बहकर जिस्म के अज्जा तक पहुंचता है, और जिस्म के अज्जा इसी शुगर या शक्कर पे काम करते हैं। दर हकीकत डायबिटीज में खून में शुगर या शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है। वो कैसे होता है? अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक पैंक्रियास या लुबलुबा बनाया है जो बिल्कुल हमारे मैदे के पीछे होता है। ये पैंक्रियास या लुबलुबा एक हार्मोन या रतूबत बनाता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन खून में आती है और शुगर या शक्कर को जिस्म के मुख्तलिफ अज्जा तक पहुंचाती है। डायबिटीज में दरअसल ये हार्मोन या रतूबत इंसुलिन या तो ये काम सही तरह नहीं करती है, या ये इंसुलिन कम बनती है, जिसकी वजह से शुगर या शक्कर खून में बढ़ जाती है और जिन अज्जा तक पहुंचना था और उनको चलाना था वहां नहीं पहुंच पाती, और खून में बढ़ी हुई शुगर या शक्कर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, या मैं यूं कहूं कि तमाम ही हिस्सों में पेचीदगियां करती हैं और इंसान की जिंदगी को मोहताजी की तरफ ले जाती है। इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि डायबिटीज को कंट्रोल करके इसकी पेचीदगियों से बचे। जहां तक आपने पूछा कि डायबिटीज की इकसाम कितनी है, डॉक्टर तैयबा, डायबिटीज की दो बड़ी इकसाम है। नंबर 1, टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज दर हकीकत बच्चों में और जवानों में होती है आमतौर पे, और इस डायबिटीज में बहुत ही क्विकली अलामात आएंगी चंद हफ्तों में, चंद दिनों में, और मरीज को सारी जिंदगी इंसुलिन के टीके लगाने पड़ते हैं। याद रखें, टाइप 1 डायबिटीज के इस पूरे स्पेक्ट्रम में 5% से भी कम हजम रखती है। डायबिटीज की दूसरी किस्म है टाइप 2 डायबिटीज। ये वो डायबिटीज है जो पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। ये वो डायबिटीज है जिसके पाकिस्तान में अब 3 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोग हैं, और हम दुनिया में इस डायबिटीज की पॉपुलेशन में तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। मैं आपको बताता चलूं कि टाइप 2 डायबिटीज पहले बड़ी उम्र के लोगों में आती थी, 30-40 साल की उम्र में, लेकिन अब हम सब अपने क्लिनिक्स में 10, 11, 12 साल के बच्चों में भी ये टाइप 2 डायबिटीज देख रहे हैं। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह, बढ़ता हुआ मोटापा है, जो पाकिस्तान में इस वक्त 50% एडल्ट पॉपुलेशन या 18 साल से जो बड़े लोग हैं, 50% को मोटापा है, और इसी वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज जो है ये बढ़ रही है। टाइप 2 डायबिटीज में शुरू में दवाइयां दी जाती हैं आमतौर पे, और अगर दवाइयां काम न करें तो फिर इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज की कुछ और इकसाम भी हैं। एक मोदी वैरायटी होती है जिसमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। फिर डायबिटीज की एक किस्म हमल वाली ज़ियाबतीस भी है, जो हर 7 हामला खवातीन में से एक को हो जाती है। डायबिटीज कुछ दवाइयों से भी हो सकती है, जैसे स्टेरॉइड दवा है। इन तमाम डायबिटीज की इकसाम में जो सबसे कॉमन है 95% से भी ज्यादा, वो टाइप 2 डायबिटीज है, और यही वो डायबिटीज है जिससे हमें अपने मुल्क को और अपने मुल्क के लोगों को अब बचाना है। थैंक यू सर।
मेरा अगला सवाल डॉक्टर अकबर सरफराज से है कि ज़ियादतीज़ किन लोगों को मुतासिर कर सकती है और इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया तैयबा इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे इनवाइट करने के लिए। बेसिकली ज़ियादतीस का मर्ज जो है जैसे कि हमने पहले बात कर ली कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों होते हैं। अब लोगों के जहन में पहले ये एक ख्याल था कि चूंकि हमारी ख़ानदान में शुगर है तो बस उन्हीं लोगों को शुगर होगी जिनमें ख़ानदानी हिस्ट्री है, या जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ थी तो सिर्फ उन्हीं लोगों को होगी। बहुत सारे मरीज हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी तो फैमिली में शुगर है ही नहीं तो मुझे कैसे हो गई। तो ज़ियादतीस एक ऐसा मर्ज है जो अब किसी को भी कभी भी मुतासिर कर सकता है। हम स्पेशली जब टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं, जो कि इनिशियली ये रिस्क फैक्टर था कि वो सिर्फ बड़ी एज में होनी है, जैसे कि डॉक्टर अली ने बताया कि वो बच्चों में भी प्रेजेंट कर रही है। तो डायबिटिक पेशेंट आपके पास अमूमी तौर पे जिनके खानदान में शुगर है उसमें भी प्रेजेंट कर सकती है। कोई भी इंसान, चाहे वो बच्चा है 12 साल से ऊपर का या वो अडल्ट हैं जिनमें जो मोटापे का शिकार है, उनमें भी प्रेजेंट कर सकती है। एज ग्रेटर देन 45 ईयर्स उसमें भी प्रेजेंट कर सकती है। वो खवातीन जिनको हमल के दौरान कभी डायबिटीज रही हो, और हमल के बाद अमूमी तौर पे ये होता है कि जो दौरान हमल ज़ियादतीज होती है वो हमल के बाद डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन उन खवातीन को भी आगे जाके शुगर का मर्ज हो सकता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें हम ये बात कर सकते हैं कि ये मरीज हाई रिस्क होते हैं, जिनको जो है वो जो शुगर का शिकार या ज़ियादतीज के मर्ज का शिकार हो सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मोटापा जो हमारा तर्ज जिंदगी है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, वो अब कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा अगर मोटापे का शिकार है तो वो भी आ सकता है। इवन उनकी फैमिली में ज़ियादतीस नहीं हो, ठीक है, लेकिन वो भी शुगर के मर्ज के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। हम में से हर 4 बंदा डायबिटिक या शुगर के मर्ज का शिकार हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पता भी नहीं होता, ठीक है, दे डोंट इवन थिंक कि दे आर हैविंग डायबिटीज, के वो डायबिटीज का शिकार है, बिकॉज उनके जहन में ये होता है कि फैमिली में नहीं है। लेकिन अब एटलीस्ट साल में एक दफा वो लोग जो इन हाई रिस्क ग्रुप्स में हैं उनको अपनी निहार की शुगर का एक टेस्ट कराना लाजमी होता है। थैंक यू डॉक्टर अकबर। डॉक्टर उवैस, क्या आप हमें बताएंगी कि अगर किसी के अंदर ज़ियादतीस की अलामतें मौजूद हों तो उनकी कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे यहाँ बहुत कम समझी जाती है कि ज़ियादतीस एक गैर अलामती बीमारी है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो है ये एसिम्प्टोमेटिक होती है और इंसिडेंटली डिस्कवर होती है मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में। इसके टिपिकल जो सिम्टम्स हैं बहुत ही कम लोगों को होते हैं, जिसमें यूरिन का बहुत ज़्यादा आना, रात को बार बार उठ के पेशाब आना, इसी तरह अचानक से वज़न गिर जाना, या कुछ लोगों को वेट गेन सडन होता है तो उससे वो प्रोवोक हो जाती है डायबिटीज़। इसी तरह के ए टिपिकल सिम्टम्स बॉडी एक, पेन, फटीग, लेकिन ये सिम्टम यूजुअली लोगों में नहीं होते और मेजॉरिटी में या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ चल रही होती है, प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे डॉक्टर अकबर और डॉक्टर अली ने कहा कि रिस्क फैक्टर्स जो है ना अपने असेस करते रहना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है या ओबेसिटी है या अचानक से वज़न बढ़ना या गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की कोई प्रायर हिस्ट्री हो, ऐसे लोगों को अपना टेस्ट 40 साल के बाद वक्तन फ़वक्तन करते रहना चाहिए। और अगर टिपिकल सिम्टम्स हों उनको, जिसमें यूरिनेशन का प्रॉब्लम, वेट लॉस है, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत अचानक से बार बार भूख लगना और कार्बोहाइड्रेट मीठे की भूख लगना, अगर ऐसे सिम्टम्स होने लग जाएं तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज भी चेक की जा सकती है, रैंडम भी, और HbA1c। HbA1c जो होता है वो 3 महीने का ग्लूकोज कंट्रोल बताता है। फास्टिंग शुगर जो है अगर किसी की 126 से ज़्यादा हो और उसको सिम्टम्स हो तो डायबिटीज़ लेवल की जाती है। इसी तरह रैंडम जो है मोर देन 200 हो और सिम्टम्स हो टिपिकल
तो एक रीडिंग पे डायबिटीज़ लेबल किया जा सकता है। इसी तरह HbA1c मोर देन 6.5% हो और सिम्टम्स हो तो डायबिटीज़ लेबल करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर सिम्टम्स ना हो तो फिर फास्टिंग ग्लूकोज के साथ या HbA1c या रैंडम के साथ दूसरे टेस्ट करा सकते हैं। मगर HbA1c फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर जो है वो टेस्ट करके देखा जा सकता है कि डायबिटीज़ है या नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर उवैस। डॉक्टर आकबा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप हमें बताएंगी कि ज़ियाबतीस का इलाज जरूरी क्यों है? देखिए तैयबा, जब हमने इनिशियल बात की थी तो हमने कहा था कि ज़ियाबतीस जो है वो हमारे जिस्म के एक एक हिस्से को मुतासिर करती है। यानी कि अगर मैं सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक बात करूं तो शुगर का मर्ज एक ऐसा मर्ज है जो हमारी हर चीज़ पे असरअंदाज होता है अगर उसे बर वक्त और बेहतर तरीके से ट्रीट ना किया जाए। ठीक है, ज़ियाबतीस का इलाज इसलिए ज़रूरी है कि रोज़मर्रा का, अगर हम रोज़मर्रा से बात करें, जैसे हमने सिम्टम्स में बात की कि बॉडी एक्स एंड पेन्स हैं, जैसे में दर्दें बहुत होती हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे मरीज उस चीज़ से परेशान होकर आते हैं। ठीक है, बहुत सारे मरीज हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो इलाज इसलिए ज़रूरी है कि आप नॉर्मल रहने के लिए, बेहतर तर्ज ज़िंदगी गुजारने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना डेली रूटीन एक्टिविटीज़ बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दे सके तो शुगर का इलाज लाजमी है, ज़रूरी है। मतलब अगर ज़रूरी से ऊपर का भी कोई वर्ड होता तो मैं कहती वो इतना इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में कि ताकि आप उससे बेहतर रह सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इलाज के लिहाज से हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं पेचीदगियों की, जैसे मैंने कहा ना बहुत प्रोग्राम के शुरू में हमने कोशिश ये की कि हम इसका वजह भी बताएं कि शुगर होती क्यों है या ज़ियाबतीस का मर्ज होता क्यों है। ठीक है, और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि ये मर्ज है या बीमारी है। ठीक है, अगर हम इसे इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर लें कि जो शुगर का मर्ज है वो इंसुलिन की कमी से या इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है, तो जहाँ पे कमी है वहां पे आपने हमेशा उस कमी को पूरा करना होता है। ठीक है, इलाज इसलिए जरूरी होता है कि हम जो है पेचीदगियों से बच सके, जैसे आंखों का खराब होना, दिल का अटैक होना। कभी कभी बहुत सारे मरीज पाँव के जख्म के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं जहाँ पे इवन इस हद तक नौबत आ जाती है कि हमें पाँव काटने की जरूरत पड़ती है। पेशेंट जो होते हैं वो गुर्दे की खराबी से डायलिसिस की तरफ जा रहे होते हैं। तो पेचीदगियों से बचना और हेल्दी लाइफ स्टाइल, आप चाहते हैं कि आप नॉर्मल तर्ज ज़िंदगी पे रहें और आप पेचीदगियों से महफूज रहें, उसके लिए शुगर का इलाज बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि जितनी हाई शुगर्स होती हैं या ज़ियाबतीस का मर्ज जितना अनकंट्रोल्ड है उतना ही वो हमारी बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को नीचे लाता है। तो जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत नीचे आती है तो हमारे जिस्म में बीमारी से लड़ने वाले सेल्स कम हो जाते हैं। तो इवन हम हल्के से इन्फेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो हल्का सा इन्फेक्शन भी शुगर के मरीज को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल करके भी जो है वो सामने ला सकता है। शुक्रिया डॉक्टर आकिबा। डॉक्टर अली, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ज़ियाबतीस जो है वो रिवर्सिबल है या वो खत्म हो सकती है? डॉक्टर तैयबा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और आजकल इस पर बहुत ज्यादा तहकीक हो रही है। जैसे मैंने पहले बताई, डायबिटीज की इकसाम, एक तो टाइप 1 डायबिटीज है जिसका डायबिटीज के पूरे स्पेक्ट्रम में 5% से भी कम हजम है। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें जिसमें इंसुलिन लगाई जाती है शुरू से और ये बच्चों और जवानों में होता है, तो ये डायबिटीज रिवर्सिबल नहीं है। एक बार टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है तो इंसुलिन लगाना है और जिंदगी भर लगाना है। इस पर बहुत तहकीक हो रही है और खाने वाली इंसुलिन पे भी तेजी से काम हो रहा है और इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में हम देखेंगे कि मुंह से खाने वाली इंसुलिन भी आ जाएगी। बहरहाल ये भी तहकीक के मराइल में है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज रिवर्सिबल नहीं है। एक बार हो जाए तो सारी जिंदगी रहती है और इसका इलाज सारी जिंदगी किया जाता है। अगर हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करें, जो डायबिटीज के इस पूरे स्पेक्ट्रम में मैंने बताया कि ज्यादातर डायबिटीज 95% से ज्यादा डायबिटीज है ही टाइप 2 डायबिटीज, और इसकी सबसे बड़ी वजह जैसे मैंने बताया कि खराब लाइफस्टाइल जिसमें बाहर के खाने, तेल वाले मीठे खाने और वर्जिश की कमी है। और सबसे बड़ी वजह जो इस डायबिटीज की, टाइप 2 डायबिटीज की होती है, वो मोटापा होता है।
ये डायबिटीज अब नई तहकीक कहती है कि ये डायबिटीज रिवर्सिबल है। पहले कहा जाता था कि एक बार डायबिटीज हो गई है अब सारी जिंदगी रहेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज हुई है और शुरुआत में है, और अगर उस शख्स का वजन ज्यादा है, तो अगर वो अपना वजन 10 से 15% कम कर ले अगले 6 से 12 महीनों में, तो बहुत अच्छा चांस होता है कि डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। ये और बात है कि आने वाले महीनों में या आने वाले सालों में इसी शख्स को दोबारा डायबिटीज होने का डर हमेशा रहता है, लेकिन बहरहाल डायबिटीज की तशखीस अगर जल्द हो जाए और इनिशियली चंद महीनों में वजन को 10-15% कम किया जाए, तो डायबिटीज बिल्कुल रिवर्स हो सकती है। हम आपको ये भी बताते चलें कि अगर डायबिटीज की तशखीस हुई और डायबिटीज बढ़ी हुई भी है कुछ हद तक, तो भी ऐसे बहुत सारे मरीज होते हैं जो अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करके दवाओं से बच जाते हैं। हमारे कुछ मरीज हैं जो दिन में 3-3 घंटे वॉक करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक खास ग़िज़ा की परहेज के साथ लेकर चल रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो बाकी लोगों के लिए भी मिसाल बन जाते हैं, और ये बगैर दवाओं के काफी साल निकाल लेते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज बिल्कुल रिवर्सिबल है। अगर किसी का वजन ज्यादा है, डायबिटीज शुरुआत में है, तो वजन कम करने से डायबिटीज बिल्कुल रिवर्स हो सकती है। इसके बाद हमने आपको डायबिटीज की एक किस्म बताई थी, हमल वाली डायबिटीज। जो हमल वाली डायबिटीज होती है, ये भी आम तौर पे जब हमल खत्म होता है, तो 90 से 95% खवातीन में यह हमल वाली डायबिटीज खत्म हो जाती है। 5 से 10% खवातीन में जब हमल खत्म होता है तो डायबिटीज रह जाती है और टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, जिन खवातीन में खत्म भी हो जाती है हमल के आखिर में डायबिटीज, उनमें भी आने वाले 5 सालों में 50% और आने वाले 10 सालों में 80% चांस होता है कि इन खवातीन को टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। तो गेस्टेशनल डायबिटीज या हमल वाली डायबिटीज, ये भी ज्यादातर जब हमल खत्म होता है तो खत्म हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर कुछ और डायबिटीज की वैरायटीज जिसमें मैंने आपको बताया कि कुछ दवाओं से डायबिटीज हो जाती है, जैसे स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड्स जो दिए जाते हैं, जो मुख्तलिफ इलाज में भी इस्तेमाल होते हैं, ये आमतौर पर ब्लड शुगर्स को बढ़ाते हैं, और अगर ये मुसलसल दिए जाएं तो चांस होता है कि डायबिटीज हो जाए। अक्सर स्टेरॉइड्स को बंद करने के बाद ये डायबिटीज चली जाती है, लेकिन कभी कभी इन मरीजों में भी ये डायबिटीज रह जाती है। तो ये थे सारी डायबिटीज की बात रिवर्सिबल होने की। और इसमें जो सबसे खुशाइंद बात है डॉक्टर तैयबा, कि जो पहले समझा जाता था कि जी डायबिटीज हो गई तो अब सारी जिंदगी है, अब ऐसा नहीं है। अब टाइप 2 डायबिटीज जो मोटापे से होती है, इसको रिवर्स किया जा सकता है, और पाकिस्तान में 3 करोड़ लोगों से ज्यादा डायबिटिक हैं। हमारी तो सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने लाइफस्टाइल को बदलें, अपने लाइफस्टाइल में वॉक को लेकर आएं, और आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन तो मिनिमम है जो हम कहते हैं, कोशिश करना चाहिए दिन में 1 घंटा करें, सुबह 1 घंटा करें, शाम में 1 घंटा करें, ग़िज़ा में परहेज करें, अपने घर के लाइफस्टाइल को बदलें, और अपने आप को और अपनी जनरेशन को बचाएं, और जिनको टाइप 2 डायबिटीज है वो कोशिश करके इसको रिवर्स करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली। डॉक्टर उवैस, मेरा आपसे सवाल है कि ज़ियाबतीज का इलाज कैसे मुमकिन है, और इसका इलाज दवाओं से ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है या इंसुलिन ज्यादा मुफीद है? देखें, डॉक्टर अली ने बहुत तफसील से जैसे बताया है कि डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है, तो कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ तो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, और उसकी नंबर 1 जो रीज़न्स होते हैं वो तो डाइट और इनएक्टिविटी होती है फिज़िकल। तो अब जो न्यू गोल्स ऑफ डायबिटीज़ हैं उसमें तो बहुत फोकस किया जाता है कि अर्ली डायबिटीज़ जो है रिमिट हो जाती है, गुम हो जाती है, गायब हो जाती है, तो वो डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज और फिज़िकल इनएक्टिविटी को ब्रेक करने से पॉसिबल है। दूसरा उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डायबिटीज़ की जितनी मैनेजमेंट है वो डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ डायबिटीज़। तो अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ तो एक डिफेक्ट की वजह से है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, और उसका रीज़न हमारी अपनी इम्यूनिटी होती है जो उसको बनने नहीं दे रही होती। तो उसका इलाज तो इंसुलिन है, और लाइफ लॉन्ग इंसुलिन होती है। और दूसरी बात समझने की है कि इंसुलिन इज़ अ प्रिसीजन मेडिसिन, यानी कि जितनी भी मेडिकल साइंस ने तरक्की की है तो वो नेचर के करीब बहुत कम चीज़ों में पहुंच सकी, यानी कि ऐसी दवाएं जो कि साइड इफ़ेक्ट्स इटसेल्फ नहीं रखती या हार्मफुल नहीं होती इन लॉन्ग टर्म, उसमें से एक इंसुलिन है। इसी तरह कुछ थायराइड और दूसरी दवाएं हैं
तो ये प्रेसिजन मेडिसिन है, यानी जो डिफेक्ट है, जो प्रॉब्लम है, वो आप रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर आप एडिक्वेटली किसी को रिप्लेस करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में और उसके ग्लूकोज कंट्रोल अच्छे रहते हैं, उसके टेस्ट अच्छे रहते हैं, तो वो लाइफ लॉन्ग इंसुलिन उसके लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज, क्योंकि उसकी कॉज मल्टीफैक्टोरियल है और उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, डाइटरी हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी है, तो उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टाइप 1 में इंसुलिनाइजेशन और इंसुलिन का प्रॉपर एडजस्टमेंट, उसको किस तरह देना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इंसुलिन मुफीद है और दवाएं भी मुफीद हैं। ऐसा नहीं है कि इंसुलिन ना ली जाए तो नुकसान, और ऐसा नहीं है कि दवाएं ली जाए तो नुकसान होगा। बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि गोल्स ऑफ डायबिटीज़ मैनेजमेंट क्या है, यानी बीमारी का अच्छा कंट्रोल होना ज़रूरी है। और ये भी समझना ज़रूरी है कि बीमारी ख़राब है, इलाज ख़राब नहीं है। और अगर किसी का इलाज एक दवा से हो सकता है तो ज़रूरी नहीं कि वो ही दवा दूसरे को सूटेबल हो। ये इसी तरह है जैसे हर इंसान दुनिया में लंबा नहीं है या गोरा नहीं है, मतलब वेरी करती हैं चीज़ें, फिज़िकल ट्रेट्स वेरी करते हैं, उनके एक्टिविटी, डाइटरी चेंजेस वेरी करती हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज थोड़ा सा चैलेंजिंग इस सेंस में होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं एक फिजिशियन के पास, कि वो डाइट, फिजिकल एक्टिविटी को ब्रेक करना, और फिर उसके बाद मेडिकेशन, और फिर इंसुलिन का नंबर आता है। अब वो मेडिकेशन भी, कुछ दवाएं हैं जो कि थोड़े से पेशेंट टॉलरेट नहीं करते, तो उनको एडजस्ट करना होता है, फिर उनसे काम करवाना, और फिर पेशेंट को मोटिवेट करना, क्योंकि दवाएं खाना भी लॉन्ग टर्म में एक आसान काम नहीं। तो उसमें पेशेंट कंप्लायंस, एडहेरेंस टू मेडिकेशन को देखना, और फिर उनके टेस्ट और उन चीज़ों का एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज जो है डाइट है, और फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना, और मेडिकेशन, और फिर इंसुलिन होता है। स्टेप वाइज इलाज यही होता है। कुछ लोग आते हैं कि जी हमें स्टार्ट से इंसुलिन दे दें, लेकिन ये लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि इंसुलिन लेना भी एक आसान काम नहीं, वो एक इंजेक्शन होता है, और उसकी एडजस्टमेंट, फिर उसके साथ खाने पीने की टाइमिंग की बहुत एडजस्टमेंट होती है, फिर ग्लूकोज मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ में कोशिश ये की जाती है कि ऐसी दवाओं से स्टार्ट किया जाए जो वेट को भी कम करें, वेट रिडक्शन अच्छा कर सकें, और इसी तरह उनके कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी बेनिफिट, यानी दिल की जो पेचीदगियां लंबे अरसे की शुगर से होती हैं उनसे बचा जा सके, गुर्दों को वो दवाएं फ़ायदा पहुंचाएं और नुकसान से बचाएं। तो इसलिए जो अब नई दवाएं जो कि डायबिटीज़ की अवेलेबल हुई हैं, उन्होंने ये प्रूव भी किया है लॉन्ग टर्म में कि अगर वो स्टार्ट से दी जाएं तो ऐसे लोगों का ना सिर्फ वो वज़न कम कर सकती हैं, बल्कि उनके डायबिटिक किडनी डिजीज़, डायबिटिक हार्ट डिजीज़ से उनको बचाने में भी उनका बहुत अच्छा रोल है। इसी तरह फिर जो दवाएं पहले यूज़ होती थी, शुगर तो अच्छी कंट्रोल कर लेती थी, ग्लूकोज अच्छा मैनेज कर लेती, लेकिन वो वज़न बढ़ाती थी, तो अब वो उन दवाओं का इस्तेमाल रिलेटिवली लेटर ऑन किया जाता है, जब डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो पा रही हो। इसी तरह कुछ इंजेक्टेबल मेडिकेशन है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, जो कि दवाएं हैं, असल में इंसुलिन नहीं है, वो वज़न भी कम करती हैं, फैटी लिवर को अच्छा करती हैं। बल्कि फैटी लिवर जो कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में ओबेसिटी और दूसरी चीज़ों की वजह से बहुत कॉमनली मिलता है, उनमें उनके बहुत अच्छे असरात हैं। इसी तरह वो डायबिटिक किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन को हॉल्ट करती हैं, रोकती हैं। इसी तरह वो कार्डियोवैस्कुलर जो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं उनको कम करती हैं। ट्राइग्लिसराइड्स और मुख्तलिफ चीज़ों पे काम करके वो डायबिटिक पेशेंट को मल्टीपल एडवांटेजेस प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज ग़िज़ा, परहेज़, और इसी तरह वॉक, उसके बाद दवाएं, उसमें टैबलेट्स भी हैं, इंजेक्टेबल मेडिकेशन है, और फिर इंसुलिन अगर चीज़ें कंट्रोल ना हो रही हों तो वो दिया जा सकता है। इसी तरह जो टाइप 1 में सिर्फ इंसुलिन है। दूसरी बात यह कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का इलाज मुख्तलिफ होता है, और वो क्योंकि प्रेगनेंसी रिलेटेड होता है तो इसलिए कुछ दवाएं हैं जो सेफ़ हैं, अदरवाइज रेस्ट ऑफ दी जो मेडिकेशन है, दवाएं हैं, उनकी सेफ्टी प्रोफाइल अभी तक अवेलेबल नहीं हुई, और उन पर अभी तक काम चल रहा है। मे बी इन लॉन्ग टर्म वो अवेलेबल हो जाए, लेकिन फ़िलहाल मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज के अलावा और दवा नहीं देते, अवॉइड करते हैं यूजुअली, और एक दो और दवाएं हैं। वरना गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का जो दुनिया भर में रेकमेंडेड इलाज है वो इंसुलिन है। और बिकॉज इंसुलिन इज सेफ, इट डज नॉट, वो क्रॉस नहीं करती बच्चे में, और
सेफ़ होती है, तो इसलिए गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का इलाज सेफ़ है। तो इंसुलिन भी मुफीद है, दवाएं भी मुफीद है। असल इलाज का मकसद अगर हासिल हो जाए तो परहेज़ भी काफ़ी है, वॉक भी काफ़ी है। और अगर इंसुलिन लग रही है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, कॉम्प्लिकेशंस होती चली जा रही हैं, तो ना इंसुलिन अच्छी है ना दवाएं अच्छी हैं। तो असल मकसद डायबिटीज़ कंट्रोल और जो आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं मॉडिफाइबल, उनकी मॉडिफिकेशन है और पेशेंट को प्रिवेंट करना है फ्रॉम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। थैंक यू सर। डॉक्टर आकिबा, मेरा आपसे सवाल है कि प्री डायबिटीज और डायबिटीज में क्या फर्क है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, मैनेजमेंट एंड सिम्टम्स? देखिए, प्री डायबिटीज जो है ना, वो डायबिटीज से पहले का एक स्टेज है, जिसे आम जबान में कहा जाता है बॉर्डर लाइन डायबिटीज, या जो है वो बॉर्डर लाइन ज़ियाबतीज़। ये डायबिटीज से पहले की स्टेज होती है, जिसमें मरीज यूजुअली, जैसे अभी हमने बात की, जहाँ पे सिम्टम्स की बात होती है, जब हमने बात की कि अलामती और गैर अलामती, तो हमने कहा कि इवन डायबिटिक पेशेंट भी समटाइम्स किसी सिम्टम्स के साथ नहीं आता। तो जो बॉर्डर लाइन डायबिटीज है, उसमें यूजुअली सिम्टम्स कम होते हैं, और मरीज इंसिडेंटली कोई टेस्ट कराया तो उसमें पता चला जी बॉर्डर लाइन डायबिटीज आ गई, तो हमें पास प्रेजेंट करते हैं। बॉर्डर लाइन डायबिटीज है क्या? बॉर्डर लाइन डायबिटीज जो है वो इस चीज के लिए आपको तैयार कर रही होती है कि अगर आपने बॉर्डर लाइन डायबिटीज टाइप 1 में नहीं होगी, बॉर्डर लाइन डायबिटीज होती टाइप 2 में है, ठीक है। टाइप 1 तो हमने कह दिया इंसुलिन डेफिशिएंसी है, इंसुलिन है ही नहीं वहां पे, इंसुलिन नहीं है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज से पहले का जो स्टेट है, दैट इज प्री डायबिटीज या बॉर्डर लाइन डायबिटीज, ये इस बात से हमें अलर्ट करती है कि अगर हमने अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं किया, आपका जो है वो तर्ज जिंदगी चेंज नहीं हुआ, आपने वॉक नहीं की, आपने डाइट अच्छा कंट्रोल नहीं किया, तो एवरी बॉर्डर लाइन डायबिटिक पेशेंट ग्रेजुअली डायबिटीज में कन्वर्ट होता है। बहुत सारे मरीज हैं जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं और वो 4-5 साल बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़ियाबतीज़ को या तो रिवर्सिबल कर लेते हैं, यानी कि वो पीछे की तरफ चले जाते हैं, या वो प्री डायबिटिक में ही रहते हैं, और वहाँ पे काम जो है वो आप सिर्फ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या अपने तर्ज ज़िंदगी को बेहतर करने से और परहेज से चला सकते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जो प्री डायबिटिक हैं और वो ओवरवेट हैं, या उनमें जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, वहाँ पे कुछ दवाइयाँ जो है वो इवन प्री डायबिटीज में भी हम दे सकते हैं और वो बेहतर तरीके से काम भी करती हैं। लेकिन अगर मरीज डायबिटीज में, प्री डायबिटिक पेशेंट अगर अपनी तर्ज जिंदगी को तब्दील नहीं करता, तो वेरी सून वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये गारंटी नहीं है कि प्री डायबिटिक है तो वो 6 साल बाद डायबिटीज में कन्वर्ट होगा। डिपेंड अपॉन योर लाइफ स्टाइल, आपकी वर्जिश कैसी है, आपका डाइट कंट्रोल कैसा है, आपकी एक्टिविटी कितनी है, उसी लिहाज से आप उसको जो है या तो रोक सकते हैं, इवन आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आप डायबिटीज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। सिम्टम्स की हमने बात कर ली कि यूजुअली प्री डायबिटिक जो है वो एसिम्टोमेटिक होती है, अलामत नहीं होती, लेकिन इवन डायबिटिक पेशेंट पे भी कभी कभी गैर अलामती ज़ियाबतीज़ भी हो सकती है। ट्रीटमेंट, जैसे मैंने कहा कि प्री डायबिटिक पेशेंट में तो आप लाइफ स्टाइल चेंजेस के साथ उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। जहाँ पे डायबिटीज़ हो गई वहाँ पे भी अब हमने ये बात की कि अगर इवन आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लें तो वहाँ पे भी आप रिवर्सिबल हो सकते हैं। बट अगर शुगर्स बहुत हाई है तो आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करता है कि आपका शुगर कंट्रोल कैसा है। अगर प्री डायबिटिक डायबिटीज में कन्वर्ट हो गया तो अल्टीमेटली पेचीदगियों के चांसेस वहाँ पे भी हैं। तो जहाँ पे आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों से बेहतर तरीके से बच सकते हैं। शुक्रिया। डॉक्टर अली, घर पर ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करने के क्या फवाइद हैं और इसके हमारे ब्लड शुगर कंट्रोल यानी कि HbA1c के ऊपर क्या असर होते हैं? डॉक्टर तैयबा, दोबारा आपने बहुत ही पर्टिनेंट सवाल किया है। देखिए, किसी भी मरीज को जब उसका मुआलिज डायबिटीज का इलाज तजवीज़ करता है, चाहे वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, डाइट एक्सरसाइज हो, या दवाइयाँ हो, या इंसुलिन हो, फिर जब मरीज अपने घर जाता है तो जाहिर है उसका असर, उन दवाओं का, उस इलाज का असर देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये दवाइयाँ, क्या ये लाइफस्टाइल मरीज की ब्लड शुगर्स बेहतर भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, और बेहतर कर रहा है तो किस तरह कर रहा है।
तो जब भी मरीज अपने मुआलिज के पास, चाहे वो 1 महीने बाद हो, चाहे 3-4 महीने बाद हो, जब मुआलिज के पास वापस जाता है तो मुआलिज के लिए जानना जरूरी होता है कि जो कुछ उसने दिया है, दवाइयाँ या लाइफस्टाइल या दोनों, उससे ब्लड शुगर्स कैसी हैं। तो ये जो ब्लड शुगर्स को जांचने का तरीका है, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मरीज घर में ग्लूकोमीटर या शुगर जांचने का जो आला होता है, जो बहुत छोटा सा होता है, बाजार में बड़ी आराम से मिल जाता है, मरीज ये आला खरीद ले और घर में अपना ब्लड शुगर चेक करे। ब्लड शुगर्स कौन सी चेक करनी चाहिए? आमतौर पे हम मरीज को कहते हैं कि घर में 4 टाइम्स होते हैं जिसमें ब्लड शुगर चेक की जाती हैं। नंबर 1, फास्टिंग ब्लड शुगर यानी निहार मुंह ब्लड शुगर। याद रखें कि निहार मुंह ब्लड शुगर के लिए 8 घंटे भी काफी होते हैं, लेकिन अगर मरीज घर में कर रहा है तो 6-7 घंटे बाद भी अगर वो चेक कर लेता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अपने मुआलिज को बता दें। इसी तरह नाश्ते के 2 घंटे बाद वाली ब्लड शुगर, लंच के 2 घंटे बाद वाली ब्लड शुगर और डिनर के 2 घंटे बाद वाली ब्लड शुगर। मैं दोबारा बता दूं, फास्टिंग ब्लड शुगर, नाश्ते के 2 घंटे बाद वाली ब्लड शुगर, लंच के 2 घंटे बाद वाली ब्लड शुगर और डिनर के 2 घंटे बाद वाली ब्लड शुगर। अब आमतौर पे ये चारों ब्लड शुगर एक ही दिन में करनी नहीं होती है, लेकिन मरीज को ये पता होना चाहिए कि मुझे ये चारों टाइम अलग अलग दिनों पे चेक करना चाहिए। जैसे डायबिटीज के मरीज में शुरू में जाहिर है मरीज को ब्लड शुगर ज्यादा चेक करनी होती है, ताकि अगली बार जब वो मुआलिज के पास जाए तो मुआलिज को पता चले कि ब्लड शुगर्स कैसी हैं। तो अगर मरीज अपनी ब्लड शुगर रोज एक भी चेक कर रहा है तो एक दिन वो फास्टिंग कर ले, अगले दिन नाश्ते के 2 घंटे बाद, अगले दिन दोपहर खाने के 2 घंटे बाद वाली, अगले दिन डिनर के 2 घंटे बाद वाली कर लें। जो हमारे अच्छे मरीज हैं, अच्छे मरीज का मतलब ये कि जिनकी डायबिटीज कंट्रोल्ड है, जो 3 से 4 महीने बाद अपना रेगुलर फॉलोअप करते हैं, वो जानते हैं कि ब्लड शुगर आमतौर पे हफ्ते में 1 से 2 ब्लड शुगर्स भी चेक कर ली हैं और ब्लड शुगर्स ठीक चल रही हैं तो वो मुनासिब है। तो जाहिर है शुरू में ब्लड शुगर जरा ज्यादा चेक करनी होती है, जैसे जैसे डायबिटीज कंट्रोल में आती जाती है वैसे वैसे ब्लड शुगर्स हफ्ते में 1-2 बार भी चेक कर लिया जाए तो ठीक है। कुछ मरीज चेक तो करते हैं लेकिन लिखते नहीं, लिखना बहुत जरूरी है। हम हमारे हॉस्पिटल में भी और दीगर मुआलिज भी यकीनन एक चार्ट देते हैं मरीज को, जिसमें हम कहते हैं कि अपनी ब्लड शुगर चेक करके बाकायदा लिखा करें, क्योंकि जब मरीज हमारे पास वापस आता है तो ये चार्ट या डेटा लेकर आता है और हमें बड़ी आसानी हो जाती है इस ब्लड शुगर की रीडिंग्स को देखने से, हमें बड़ी मदद मिलती है इलाज करने में। हम मरीज को हमेशा कहते हैं कि जब आप हमारे पास आए तो घर का चार्ट जरूर लाएं, इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग टाइम पे ब्लड शुगर्स कैसी हैं और जाहिर है उसी हिसाब से हमें दवाइयों में और इलाज में रद्दोबदल करने में मदद मिलती है और ये मरीज के हक में जाता है ताकि मरीज की ब्लड शुगर्स बेहतर हो, डायबिटीज कंट्रोल हो और वो मोहताजी से बचे। जहां तक डॉक्टर तैयबा आपने पूछा कि इसका क्या फर्क क्या पड़ता है, एक नहीं मुतअद्दिद तहकीक ने ये बार बार साबित किया है कि वो मरीज जो घर में अपना ब्लड शुगर चेक करते हैं उनका ब्लड शुगर कहीं बेहतर होता है उनके मुकाबले में जो घर में अपना ब्लड शुगर चेक नहीं करते हैं। तो ब्लड शुगर्स घर में जरूर चेक करनी चाहिए, इससे आपके मुआलिज को भी पता चलता है, आपको भी पता चलता रहता है कि आपका ब्लड शुगर कैसा है। जैसे ही बढ़ने लगता है आप फौरन ख्याल रखना ज्यादा शुरू कर देते हैं और मुआलिज को बहुत मदद मिलती है इलाज करने में। ये शुगर जांचने का एक तरीका था कि घर में ब्लड शुगर चेक किया जाए, लेकिन ये भी बताता चलूं कि शुगर जांचने का दूसरा तरीका ये भी है कि लेबोरेटरी से भी वक्तन फवक्तन टेस्ट कराया जाए, जिसमें HbA1c टेस्ट है। जैसे कि हमारे माहिरीन ने पहले भी बताया कि HbA1c टेस्ट हमें पिछले 3 महीनों का एवरेज ब्लड शुगर बता देता है, लेकिन चूंकि ये 90%, 95% में रिलायबल होता है, 5-10% में सही रिपोर्ट नहीं बताता, इसीलिए बहुत जरूरी है कि घर की ब्लड शुगर की रीडिंग्स और HbA1c टेस्ट, ये दोनों चीजें लेकर आप मुआलिज के पास जाएं। अगर आप 3-4 महीने बाद जा रहे हैं तो HbA1c भी जरूर कराएं। और ये चीजें अल्टीमेटली जब मुआलिज के पास जाती है तो वो बड़े आराम से सारी चीजें देख के आपकी दवाइयां एडजस्ट करेंगे और आपकी डायबिटीज इससे बेहतर रहेगी। शुक्रिया डॉक्टर आकबा, क्या आप हमें बताएंगी कि अगर एक दवा से एक पेशेंट का शुगर कंट्रोल हो रहा है तो क्या दूसरे मरीज के लिए भी वही दवा उसी हिसाब से मुफीद हो सकती है या ये वेरी करती है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बेसिकली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जो हमारी आवाम है, उनके जहन में ये होता है कि भाई उसको ये सूट कर गई तो मुझे भी ये सूट कर जाएगी,
ठीक है। यहाँ पे अगर हम जेनेटिक लेवल पे बात करें तो हर पेशेंट के जीन्स अलग हैं, हर पेशेंट का सिस्टम अलग है, ठीक है। किसी को किसी दवाई से रिएक्शन होता है, किसी को कुछ किसी दवाई से नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को कहते हैं बहुत हम बहुत एट टाइम्स बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं, ठीक है। नेबर्स भी बड़े हेल्पफुल हो जाते हैं कि मुझे ये गोली सूट कर गई थी तो तुम भी यही गोली शुरू कर दो, ठीक है। ये बहुत खतरनाक बात है। इसे कि जैसे हमने इलाज में पहले बात कर ली। अच्छा, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि हम बार बार तर्ज जिंदगी की बात करें और सब चीजें हैं तो हम ऑब्वियसली डाइट पे भी मरीजों को समझाते हैं, जो भी इंशाल्लाह हम इस पे भी उस पर बात करेंगे। जहाँ पे हमने ये बात की ना कि एक दवाई किसी को सूट कर गई तो वो दूसरे को सूट करेगी और तुम भी वही ले लो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज शुगर की दवाइयां हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कुछ दवाइयां फर्स्ट स्टेज की होती हैं जो कि हल्की दवाइयां होती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेप की दवाइयां जो थोड़ी सी तेज होती हैं, फिर इंसुलिन है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट से मरीज को गाइड नहीं करेंगे तो वही मरीज हमारे पास शुगर डाउन के साथ आ सकता है। तो एक दवाई अगर किसी मरीज को सूट कर गई है और उसकी शुगर अच्छी कंट्रोल कर ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वही भी दवाई दूसरे मरीज को सूट करेगी। यहाँ तो अगर वो तेज दवाई है तो वो मरीज की शुगर को डाउन भी कर सकती है। हमारे यहाँ शुगर डाउन होना भी एक अलमिया है कि मरीजों के जहन में ये बात होती है कि अब शुगर डाउन हो गई है तो ये तो पता नहीं, मतलब एक ऐसी चीज हो गई है, मैं तो डर गया, तो वो फिर ट्रीटमेंट से थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो एक एजुकेशन मरीज तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है कि हर जेनेटिक्स अलग है, आपका बॉडी सिस्टम अलग है, तो जो ट्रीटमेंट आपको आपका मॉलेज देता है वही आपके लिए बेहतरीन है। बिकॉज मॉलेज आपके सारे टेस्ट करा के, आपके वजन को देखते हुए, आपकी वर्जिश, आपके सब चीजें औकात को देखते हुए दवाइयों के लेवल को सेट करता है। तो प्रॉपर जहाँ पे हम इतनी बात कर रहे हैं, हम शुगर की बात कर रहे हैं, हम मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे एक प्रॉपर एजुकेशन देना वो बहुत लाजमी है। कि जरूरी नहीं है कि जो दवाई सबको सूट करेगी वो आपको भी सूट करेगी। सेकेंडली ये कि लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी दवाइयों से गुर्दे खराब हो जाते हैं, बहुत कॉमन मिथ्स होते हैं जो लोग लेकर आते हैं। तो अब गुर्दे के मरीजों में हम बहुत सारी मेडिकेशंस बंद करते हैं, ठीक है। शुगर से गुर्दा खराब हुआ, मेडिसिन से कभी गुर्दे खराब नहीं होते, तो बहुत सारी चीजें हम उन मरीजों में बंद करते हैं। तो इलाज हर मरीज का डिफरेंट है, तो यहाँ पे टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। थैंक यू मैम। डॉक्टर उवैस, क्या आप हमें ये बताएंगे कि ज़ियाबतीस के जो मरीज होते हैं उन्हें सालाना कौन से टेस्ट करवाते रहना चाहिए और किन चीजों की स्क्रीनिंग उन्हें जो है वो सालाना करवानी चाहिए? देखें, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर डायबिटीज़ हो जाए तो कैसे अपना चेक रखना है और कैसे अपने फॉलोअप्स करने हैं और किस तरह से डॉक्टर के पास जाने से क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए ताकि डॉक्टर को भी इंफॉर्मेशन हो। तो उसमें कुछ टेस्ट हैं जो कि 3 मंथली, 3 माह बाद, 6 महीने बाद या करा सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो हम ईयरली, सालाना भी करा सकते हैं। जो टेस्ट हम 3 माह बाद करा सकते हैं, कराने चाहिए, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट तो HbA1c है जो कि डायबिटीज़ पे कंट्रोल का टेस्ट कहलाता है। और जैसे डॉक्टर अली ने कहा कि जब हम रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग घर पे चेक करते रहेंगे, तो यकीनन अगर हमारे रेगुलर चेक से जो शुगर आ रही है घर पे, अगर वो अच्छा आ रहा है तो वो बहुत अच्छी उम्मीद होती है कि हमारे 3 महीने बाद जो HbA1c टारगेट है, जो हम डॉक्टर के साथ डिस्कस करके सेट करें अपना 3 माह वाला, तो वो अचीव हो जाएगा और हम उसको हासिल करने में हमें मुश्किल नहीं होगी। अक्सर लोग ये करते हैं कि वो अपना घर पे शुगर चेक छोड़ देते हैं अगर अच्छी आने लग जाए, और उसके बाद कभी कभार डॉक्टर के पास आने में देर हो जाती है, तो HbA1c भी नहीं हो पाता, और फिर अचानक से वो टेस्ट कराते हैं तो वो जो टेस्ट होता है HbA1c बहुत बड़ा हुआ आता है। तो इसलिए सेल्फ मॉनिटरिंग घर पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ में जो है HbA1c हर 3 महीने बाद, और अगर किसी का बहुत अच्छा HbA1c आता है यानी 7 से कम रहता है, तो वो डॉक्टर से डिस्कस करके हर 6 मंथली भी करवाया जा सकता है। इसी तरह जो है साल में जो टेस्ट कराए जाते हैं उसमें हम पेशेंट्स के लिपिड्स कराते हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, लिपिड प्रोफाइल और गुर्दे के टेस्ट। अगर वो ऑलरेडी पेशेंट के टेस्ट जो हैं ख़राब हों तो फिर उसके लिए दवा दे दी जाती है या लाइफस्टाइल चेंजेस बता दिए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के मामले में,
और फिर उसको रिपीट करके 3 महीने 6 महीने बाद देख लिया जाता है, और वो अगर नॉर्मल हो तो फिर साल बाद रिपीट कराए जा सकते हैं। इसी तरह जो गुर्दों का टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से क्रेटिनिन हम चेक करते हैं, यूरिन के टेस्ट हैं जिसमें माइक्रो एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो होता है। ये टेस्ट करके देखते हैं कि क्या गुर्दे पर असर तो नहीं आ रहा ख़राब शुगर का या लंबे अरसे की डायबिटीज़ का, या गुर्दे किसी वजह से मुतासर तो नहीं हो रहे। और अगर ऐसा होता है तो फिर डायबिटीज़ कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल और दूसरी चीज़ों का बताया जाता है, और उन चीज़ों को भी फॉलो किया जाता है। 3 महीने बाद या 6 माह बाद टेस्ट करके देख लेते हैं, और अगर ये टेस्ट नॉर्मल आए, फर्स्ट इंस्टेंस में पहली बार में नॉर्मल आए, तो फिर साल बाद रिपीट किए जा सकते हैं। इसी तरह डायबिटिक पेशेंट की जो बॉडी पे जो चेंजेस आती हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की, कहा जाता है कि वो सबसे पहले आँख के पर्दे पे आती है। तो इसलिए आँख के पर्दे की स्क्रीनिंग अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो वो यानी जब तशखीस हो जाए उस वक्त करानी होती है, और फिर वो सालाना कर सकते हैं अगर वो आँख का पर्दा ठीक है। लेकिन अगर आँख का पर्दा मुतासर है तो फिर आई स्पेशलिस्ट जिस तरह सजेस्ट करे कि 6 मंथली या 3 मंथली उसको फॉलो अप करना चाहिए। वो डिपेंड करता है उसकी सिवेरिटी पे कि कितना ज़्यादा वो मुतासर है और क्या इलाज उसका चल रहा है। लेकिन उसके लिए भी डायबिटीज़ कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, इसी तरह अगर सिगरेट पीते हैं तो उसको छोड़ना, ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह पैरों का मुआयना इंतहाई ज़रूरी है। कहा जाता है कि शुगर के पेशेंट को अपने पैरों का ऐसा ख्याल रखना चाहिए जैसे अपने चेहरे का रखता है। तो और रोज़ाना पैरों का मुआयना करना ज़रूरी है। ख़ुद मुआयना कर सकते हैं, और जब डॉक्टर के पास जाए तो वो मुआयना करे। और अगर और कुछ एग्जामिनेशन होता है जो ईयरली होता है, अगर उसको कोई हिस्ट्री है पहले पैरों में ज़ख़म की, तो फिर हर विज़िट पे चेक करना चाहिए और उस ज़ख़म को भी देखना चाहिए। अगर ज़ख़म है तो उसका प्रॉपर फॉलो, प्रॉपर ट्रीटमेंट, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, उसको फॉलो करते हैं। और अगर वो नॉर्मल है तो फिर ईयरली उसका चेक करना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट हैं और अपनी डिज़ीज़ की वजह से, अपनी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से और कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन, मल्टीपल फैक्टर की वजह से उनको डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये फिर उनको रेफ़र कर दिया जाता है साइकेट्रिक एवेल्यूएशन के लिए। इस तरह अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है और पेशेंट को डेंटल प्रॉब्लम्स हो चुके हैं तो फिर वो डेंटल रेफ़र किया जाता है कि भाई अपने दांतों का मुआयना कराएं और देखें, क्योंकि अगर वो दांत सही नहीं होंगे तो ना खाना सही से खा सकेगा, ना चबा सकेगा, और उसको डायबिटीज़ की मेडिसिन से भी प्रॉब्लम। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये पेशेंट को पता हो कि कौन से टेस्ट मंथली, 3 मंथली हैं, 6 मंथली या सालाना कौन से चेक्स होने चाहिए। और फिजिशियन को हर विज़िट पे उसको रीइंफोर्स करना चाहिए कि वो अपनी दवाओं को वक्त पे ले और अपने टेस्ट वक्त पे करा के चेक कराए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवैस। डॉक्टर अली, मेरा आपसे सवाल है कि अगर किसी शख्स को ज़ियाबतीस हो जाती है तो उसकी फैमिली पे इसके क्या असरात मुरत्तब होते हैं? डॉक्टर तैयबा, बहुत ही ज़रूरी सवाल है। देखिए, होता यह है कि अगर किसी भी घराने में किसी भी एक शख्स को डायबिटीज़ हो जाती है तो उमूमी तौर पे जब हम मरीज को बताते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गई है तो जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही अफसरदा हो जाते हैं, जैसे कोई ऐसा मर्ज हो गया हो जो 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 जिसकी वजह से वो फंस गए। और ये नेचुरल भी है, जाहिर है मरीज भी टाइम लेता है समझने में कि मुझे डायबिटीज है, और मरीज की फैमिली को भी वक्त लगता है इसको एक्सेप्ट करने में कि अब डायबिटीज है और हमें डायबिटीज के साथ आगे बढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में देखें 3 करोड़ लोगों से ज्यादा अब डायबिटीज है। अब इसका मतलब ये है कि हर घराने में यानी 5 में से 1 शख्स को डायबिटीज है, तो हर घर में किसी न किसी शख्स को डायबिटीज है। जिस तेजी से पाकिस्तान में डायबिटीज बढ़ रही है, अब हर शख्स, हर घर में तकरीबन किसी एक शख्स को डायबिटीज है। अब इससे ज्यादा आगे हम कहाँ जाएंगे? क्या घर में 2, 3, 4 लोगों को डायबिटीज होगी? और ऐसा भी है, ये हम जानते हैं। देखें, फैमिली पे इसका अच्छा असर मुरतब होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए? अगर एक शख्स को डायबिटीज हो गई है तो जाहिर है उसको अपना लाइफस्टाइल बदलना है। और ये कोई नया लाइफस्टाइल नहीं है, ये वही लाइफस्टाइल है जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है जो तमाम लोगों को इख्तियार करना चाहिए। यानी जो जो हमारी बात सुन रहे हैं
अगर आपको डायबिटीज नहीं भी है तो आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल इख्तियार करना है। तो अगर किसी शख्स में, किसी घर में किसी शख्स को डायबिटीज हो जाती है, अब जाहिर है उस शख्स को अपना लाइफस्टाइल बदलना है। अब उस शख्स को वर्जिश को भी अपनी जिंदगी में लाना है, ग़िज़ा में भी परहेज करना है। क्यों ना इसी को हम अपनी स्ट्रेंथ बना दें, क्यों ना हम ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव होकर सोचें कि जब घर में एक शख्स अपनी जिंदगी को बदल रहा है तो पूरा घराना ही अपनी जिंदगी को बदल दे। खास तौर पे हमें जो फिक्र लाहिक इस वक्त है वो अगली जनरेशन की है। ये आज के नंबर्स हैं 3 करोड़ और 5 लोगों में से एक शख्स। आप ये सोचें कि आने वाले 10-15 सालों में क्या होगा। मैं तो जितना सोचना चाहूँ तो मेरी सोच वहां पे नहीं पहुंच पाती है कि होगा क्या। जिस हिसाब से किचन को ताला लगाने की बातें की जाती हैं मीडिया पे, उससे तो ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है। मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त है कि अगर घर में किसी शख्स को डायबिटीज है या नहीं भी है तो भी पूरा घराना ही अपने लाइफस्टाइल को बदलें, मिल के निकलें, सुबह या शाम में जाएं, वॉक करें। पार्क्स हैं हमारे मुल्क में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पार्क्स नहीं है कहीं कहीं। जहाँ नहीं है वहां आप अपनी गली में वॉक कर सकते हैं, अपने घर के कॉरिडोर में वॉक कर सकते हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, आप चेयर पे बैठे हैं, आप पाँव ऊपर नीचे करते रहें, ये भी वर्जिश है। इंसान सोचे तो वो हर चीज कर सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर किसी शख्स को डायबिटीज हो गई है तो अब पूरे घराने की डाइट को, लाइफस्टाइल को बदलना है और पूरे घराने को अब डायबिटीज से बचना है। तो हमें इसको पॉजिटिवली लेना है, फैमिली पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। और ये ना हो कि घर में एक शख्स को शुगर है फिर दूसरे को भी हो जाए 2 साल बाद, फिर तीसरे को भी हो जाए। ये नहीं होना चाहिए। बल्कि जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है, जिन घरानों में नहीं है, मैं तो उनको भी तजवीज दूंगा कि कम से कम आधा घंटा रोजाना वॉक कर लीजिए। और ये आधा घंटा मिनिमम है, हमारे हिसाब से 1 घंटा करना चाहिए। और अपनी ग़िज़ा में, जिस पे आप यकीनन भी प्रोग्राम करेंगी, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम मीठी चीजों को और तेल वाली चीजों को कम करें, लाइफस्टाइल को बदलें और अपने घराने को और सबको डायबिटीज से बचाएं। शुक्रिया सर। तो ये मिस मुनज़्ज़ा, आपसे मेरा सवाल है, क्या आप हमें बताएंगी ज़ियाबतीस के अंदर सिर्फ और सिर्फ चीनी का परहेज जरूरी है या मखसूस और किसी ग़िज़ा का भी हमारे पास ब्लड शुगर लेवल के ऊपर अफेक्ट होता है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयबा। अगर हम अच्छे डायबिटीज कंट्रोल की बात करें तो जहां इलाज के साथ ग़िज़ा का कंट्रोल एक बुनियादी हैसियत रखता है। पुराने ज़माने में शुगर का पता लगते ही लोगों के जहन में एक ही बात आती थी कि अब चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों से परहेज करना है। लेकिन वक्त के साथ जो रिसर्चेस होती गई, जो तहकीकात सामने आई, उससे पता चला कि चीनी या शक्कर का इस्तेमाल जहाँ डायबिटीज़ में ममनू है, वहीं उसके साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे अगर कंट्रोल ना किया जाए, जिनका अगर ख्याल ना रखा जाए, तो एक बेहतर शुगर कंट्रोल नामुमकिन होता चला जाता है। जो ग़िज़ा हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक डायबिटिक पेशेंट लेता है वो बेसिकली 6 न्यूट्रिएंट्स पे मुश्तमिल होती है। उन 6 में से 3 जो है न्यूट्रिएंट्स, उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स शामिल है। इन 3 जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका तनासुब अगर डायबिटिक पेशेंट की डाइट में, ग़िज़ा में दिन भर की सही ना रखा जाए तो शुगर अच्छा कंट्रोल होना नामुमकिन है। अब ये कैसे तय पाया जाए कि भाई कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को पेशेंट किस तरह से समझ सकता है कि अपनी डाइट में शामिल करे? तो जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं रोज़मर्रा की या जो एज है पेशेंट की, उसके हवाले से उन सबको देखते हुए एक पेशेंट की कैलोरीज एसेस की जाती हैं कि एक दिन में यौमिया इस मरीज को इतनी कैलोरीज की ज़रूरत है। और एक दफ़ा कैलोरीज का तयन होने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि उस की पेशेंट के दिन भर की ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम निशास्ता कहते हैं, प्रोटीन जिसको हम लहमियात कहते हैं, और फैट्स जिसको हम चिकनाई कहती हैं, उसका तनासुब पूरी दिन में कैसे होगा। फिर ये देखा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट सिर्फ ग़िज़ा की कंट्रोल पे है या वो दवाई भी साथ ले रहा है या वो इंसुलिन पर है। फिर उस हिसाब से पूरे दिन के खानों को डिवाइड किया जाता है। और सिर्फ चीनी को डाइट से हटा देना
और इन 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का या दूसरे न्यूट्रिएंट्स का ख्याल ना रखना एक अच्छे शुगर कंट्रोल को हासिल हम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो एज, जिस पेशेंट की एज है उसको भी कंसिडर करना है। अगर हम एज कंसिडर नहीं करते, जिस तरह से अभी डॉक्टर्स ने इस बात पे रोशनी डाली थी कि जिस तरह से दवाई तमाम डायबिटिक पेशेंट्स की एक जैसी नहीं होती, इसी तरह ग़िज़ा भी सबकी एक जैसी नहीं होती। अब वक्त आ गया है इस बात को समझने का कि डाइट प्लान किसको कहते हैं। डाइट प्लान से अब तक हम यही समझते हैं कि एक ऐसा ग़िज़ा का स्केड्यूल जो अगर किसी एक मरीज की शुगर को कंट्रोल करता है तो वही डाइट प्लान दूसरे मरीज की शुगर को भी कंट्रोल कर सकता है। ये इस सोच को हमें बदलना होगा। हो सकता है कि एक डाइट प्लान जो एक पेशेंट की शुगर को अच्छा कंट्रोल करने में इलाज के साथ मददगार है, वही डाइट प्लान दूसरे पेशेंट की चूंकि कैलोरीज के हिसाब से, उसकी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से नहीं है, वो उसकी शुगर बढ़ाने का भी बायस बन सकता है। तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम जहाँ शक्कर के इस्तेमाल को या उससे बनी हुई चीज़ों को रोक रहे हैं, वहीं हम इन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स को अपनी डाइट में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है, किस तरह से शामिल करना है, इस पे भी तवज्जो दें। शुक्रिया मिस मुनस्सा। मिस मुनस्सा, क्या आप हमें बताएंगी कि जो हमारे पास ज़ियाबतीस के मरीज हैं वो शुगर की जगह गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो मार्केट के अंदर डाइट वाली अशिया अब मौजूद हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका हमारी जो ज़ियाबतीस है उसके ऊपर क्या असरात मुरत्तब होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। गुड़ का इस्तेमाल पहले ज़माने में चीनी की जगह एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। और गुड़ की जो अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री पे चले जाएं तो गुड़ बेसिकली जो है वो शुगर केन से बनता है। गन्ने के रस को जब हम बहुत पकाते हैं तो वो गुड़ की शक्ल इख्तियार करता है, नो डाउट। उसके अंदर उसकी जो न्यूट्रिशन है वो काफ़ी बेहतर है उस सफ़ेद चीनी से, जो कि हम टेबल शुगर जिसको हम कहते हैं, जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक गुड़ का इस्तेमाल है आम इंसानों में, वहाँ वो फायदेमंद है वाइट शुगर से, टेबल शुगर से। लेकिन जब हम डायबिटीज की बात करते हैं, वहाँ पे जिस तरह से हम शहद मना करते हैं, वाइट शुगर मना करते हैं, उसी तरह हम गुड़ को भी मना करते हैं, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है और अगर मरीज गुड़ इस्तेमाल करेगा तो उसकी शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ने के चांसेस। शुक्रिया मिस मुनस्सा। इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर डॉक्टर आगबा सरफराज से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमें इस प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस से रोशनास फरमाएं। बहुत शुक्रिया तैयबा। अगर मैं इसको समराइज करूं तो मेरा ख्याल है कि हमारे सारे नाजरीन और सामीन के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। जब भी हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की बात कर रहे हैं जो नवंबर में पूरी दुनिया में आगाही के महीने के तौर पे मनाया जाता है, और उसमें ऑब्वियसली हम सब की ये कोशिश होती है कि अपने आम नाजरीन को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकें। 2-3 जुमलों में कोशिश करूं कि एक मैसेज कन्वे कर दूं कि डायबिटिक ज़ियाबतीस का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो काबिल इलाज है। फैमिली, अगर किसी कोई पेशेंट है तो फैमिली सपोर्ट नेसेसरी है, ठीक है। बर वक्त इलाज, बर वक्त तशखीस बहुत ज़रूरी है। हम यूजुअली चीज़ों को डिले करते हैं कि ठीक है उसकी ठीक हो गई थी, उसकी ठीक हो गई थी, उसने ये कर लिया था। तो ये चीज़ें जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं इनको थोड़ा सा तब्दील करने की ज़रूरत है। शुगर का इलाज कभी भी दवाइयों से अकेले मुमकिन नहीं है। तो जब हम स्टेप वाइज बात करते हैं तो सबसे पहले जो कदम है उसमें हमारा ग़िज़ा का परहेज लाजमी है, जिस पे हमने बात की। सेकंड, वर्जिश, या आप इसको ये कह लें कि एक्टिविटी लाजमी है। जितना आप कैलोरी इनटेक लेते हैं आप उसी लिहाज से अपनी कैलोरीज को बर्न करना सीखें ताकि वजन कंट्रोल रहे, मोटापे का बर वक्त इलाज हो। और थर्ड नंबर पे हमारी अद्वियात आ जाती हैं जो आपका फिजिशियन आपको सजेस्ट करता है कि आपके लिए बेहतर मेडिसिन हैं या आपके लिए बेहतर इंसुलिन, ठीक है। तो ये है बर वक्त इलाज से, बर वक्त तशखीस से आप बहुत सारी पेचीदगियों से बचा सकते हैं अपने पेशेंट को। तो एट द एंड ऑफ प्रोग्राम मैं सिर्फ अपने नाज़रीन को यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी ज़ियाबतीस की अलामात है तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत करें, अपने फिजिशियन से रुजू करें ताकि आपको वो बेहतर तरीके से बेहतर इलाज मुयस्सर कर सकें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम।
आप सबकी शिरकत का और आप सबके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।